जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 1892 भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है ना। जो भारत परिषद अधिनियम आया 1892 में, आज हम उसकी विशेषताओं को देखने वाले हैं। और इससे पहले है ना 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 और 53 में जो चार्टर एक्ट आए, फिर इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो परिषद आया, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। चलिए मैं समझाती हूँ। ये जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, केंद्र सरकार तो अभी भी हमारे यहाँ भी है, वर्तमान समय भी है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अभी हमारे क्या है, प्रांतीय विधान परिषद की जो इसमें लिखा हुआ है, तो अभी हमारे यहाँ राज्य सरकार है, प्रांत नहीं है। उस समय प्रांत हुआ करते थे। और रही विधान परिषद की बात, तो अभी हमारे यहाँ कुछ राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है ना। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें विधान परिषद रखनी है या नहीं रखनी है। तो जो विधान परिषद थे, उस समय जो विधान परिषद थी, उसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था, तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। ठीक है। केंद्र और प्रांत, क्योंकि उस समय क्या थे, राज्य नहीं थे, लेकिन वर्तमान में राज्य हैं। ठीक है ना। राज्य के तौर पे ही रहा करते थे प्रांत। ठीक है ना, राज्य के जैसे ही रहा करते थे। और गवर्नर जनरल को, है ना, गवर्नर जनरल को, क्योंकि उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल ही सब कुछ हुआ करते थे, उन्हीं का सब डिसीजन हुआ करता था। गवर्नर जनरल को क्या, उनके नाम नामांकित करने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है। तो गवर्नर जनरल ही है जो उनका नाम बोल सकते हैं उनकी इच्छा से ही। अर्थात आप सीधी सी भाषा में समझिए कि गवर्नर जनरल के ऊपर ये निर्भर कर दिया गया कि वो जिस व्यक्ति को चाहे वो विधान परिषद का सदस्य चुन सकता है। ठीक है। जिस व्यक्ति को गवर्नर जनरल चाहे, उसी व्यक्ति को विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुन सकता है। ये सब किसके ऊपर निर्भर कर दिया गया, गवर्नर जनरल के ऊपर निर्भर कर दिया गया। समझ में आ गई ना पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखेंगे इस, ठीक है ना। तो परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है ना। सरकार उस समय थी, तो क्या हुआ था उस समय, तो परिषद जो परिषद थी, ये विधान परिषद। ठीक है ना। तो परिषद के में जो भारतीय सदस्य थे, अब इस परिषद में जरूरी तो नहीं है कि पूरे के पूरे सारे के सारे लोग आपके ब्रिटेन के ही हों। ठीक है ना। तो कुछ लोग जो भारतीय थे, तो वो क्या करते थे, जो अभी भी हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस समय में भी बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो भारत के जो लोग थे, जो भी लोग उस परिषद में थे, वो भी क्या कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे। मतलब कि इतना बजट आया है, किस चीज़ पर कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा पे कितना हो रहा है, स्वास्थ्य पे कितना हो रहा है, सड़कों पे, विकास पे, तो ये सब क्या थे, भारतीय लोग भी क्या कर सकते थे, बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना। वो भी पूछ सकते थे, अर्थात वो भी प्रश्न पूछ सकते थे, उन्हें अधिकार दे दिया गया। इससे पहले उनको ये अधिकार नहीं था। ठीक है, ये एक बात याद रखना है, इससे पहले उनको ये अधिकार नहीं था। लेकिन परिषद के अध्यक्ष को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना। तो ये क्या, थोड़ी सी लाइन रिपीट हो, थोड़ा सा लिखा गया, तो ये और ये दो लाइन सेम ही है। ठीक है ना। तो लेकिन परिषद के अध्यक्ष को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये भी वही है कि क्या हुआ कि जो अध्यक्ष हुआ करता था, या फिर नॉर्मल लोग ही, सभी लोग वहाँ पे सिमिलर हुआ करते थे, तो क्या हुआ, अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया उनको। ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन करके भी लिखा हुआ है, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए, जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे प्रश्न पूछा करते थे, बजट के मामले में भारतीय लोग थे। अब लेकिन जरूरी नहीं था कि वो अध्यक्ष इसके जवाब दे या नहीं दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है ना। ये लोग प्रश्न पूछ तो रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर सामने वाला दे रहा है या नहीं दे रहा। आप किसी से प्रश्न, चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो अपनी तरफ से पूछ रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर तो तभी मिलेगा जब सामने वाला आपको उत्तर देगा, है ना। तो ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से था कि जो अध्यक्ष थे, उससे प्रश्न तो भारतीय पूछ लेते थे, लेकिन ये सब अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता था कि वो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनको उसको स्वीकृति भी कर सकते थे और अस्वीकृत भी कर सकते थे। ठीक है। चलिए चौथी विशेषता देखते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में। ठीक है ना।
केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में, ठीक है ना। मैं पहले भी बता चुकी, केंद्र सरकार अभी भी थी, उस समय भी थी, ठीक है ना, अभी भी है, उस समय भी थी। और प्रांतीय विधान परिषदों की बात करें, मतलब राज्य सरकार जैसे थी, लेकिन वर्तमान में प्रांत नहीं है, राज्य सरकारें हैं। उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे, उस समय उनको प्रांत बोला करते थे, ठीक है ना। तो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव प्रावधान किए गए। गैर सरकारी सदस्य, जो सरकारी सदस्य नहीं थे, गैर सरकारी सदस्य थे, जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स थे, उनकी अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव प्रावधान किए गए, ठीक है। सीमित चुनाव का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, है ना। लेकिन अभी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, उस समय हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था। जो हम वर्तमान समय में वोट डालते हैं, जिनकी एज 18 वर्ष की हो जाती है, वो वोट डालने जाते हैं, तो अभी तक उन्हें क्या है, इतनी सारी, है ना, अभी उनको वोट डालने का मतलब चुनाव नहीं हो रहा है। अभी चुनाव नहीं हो रहा, अभी चुनाव आगे होगा, जब आगे के अधिनियम आएंगे, 1909 में मामले मिंटो सुधार, ये सब आएगा, उस समय हमें चुनाव के अधिकार दिए जाएंगे। अभी चुनाव नहीं हो रहा है, तो यही सब उसकी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की सारी विशेषता मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।